नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हम मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने आपसे बात की है 55 प्रश्नों पर, यानी 55 प्रश्नों पर आपसे चर्चा कर ली है, ठीक है। और इसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड किया था। आज हम बात करते हैं आपसे पार्ट 4, ठीक है। और इसमें भी हम 15 से 20 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों की अगली सीरीज के अंतर्गत आने वाले आगे के क्वेश्चनों पर, ठीक है दोस्तों आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं, ठीक है। दोस्तों, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ज्यामितीय पैटर्न होते हैं, ठीक है, जिसे आप हिंदी में प्रतिरूप कहते हो। और दोस्तों, प्रतिरूप का मतलब होता है कि वो त्रिभुजाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है। तो ये आपके पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो सड़क, नदी व नहर के किनारे किस पैटर्न की बस्तियाँ बनेंगी, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कें कैसी होती हैं और नदियाँ कैसी होती हैं, ठीक है, नहर कैसी होती है। अगर इनके किनारे किनारे अगर अधिवास बनेंगे तो वो किस रूप में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जाहिर सी बात है कि ये रेखीय रूप में है, यानी एक रेखा की तरह है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों होगा वो ए नंबर होगा, यानी कि रैखिक प्रतिरूप बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसे हम लीनियर पैटर्न भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और जो इस प्रकार का प्रतिरूप होता है वो ज़्यादातर सड़क, नहर, नदी आदि के किनारे पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों वृत्ताकार प्रतिरूप है आपका, वो बनता है आपका जैसे कोई झील है, ठीक है। जो दोस्तों आपका वृत्ताकार प्रतिरूप है वो बनता है झील, तालाब, आदि के किनारे बनता है। झील, मान लीजिए ये झील है, इसके किनारे किनारे अगर अधिवास बनेंगे तो ये भी गोलाकार ही बनेंगे। तो और वृत्त आपका कैसा होता है, गोल ही होता है लगभग, ठीक है। तो जो वृत्ताकार प्रतिरूप बनेगा, यानी कि सर्कुलर या ओवल पैटर्न भी इसे कहते हैं, ठीक है, तो वो वृत्ताकार झील के किनारे बनेगा। अगर हम दोस्तों आपसे वर्गाकार प्रतिरूप की बात करें अगर, तो वर्गाकार प्रतिरूप, यानी कि वर्गाकार प्रतिरूप को आयताकार प्रतिरूप भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि वर्गाकार प्रतिरूप किन क्षेत्रों में बन सकते हैं, तो वर्गाकार प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप जो होता है दोस्तों, वो समतल मैदानी भागों में बनता है। तो ये आपको याद रखना है, समतल मैदानी भागों में बनता है आपका वर्गाकार प्रतिरूप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्गाकार क्यों कहा जाता है इसे आयताकार, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का होता है। और जो चौक पट्टी प्रतिरूप होता है वो ज़्यादातर मैदानी भागों के खेत, जो खेत होते हैं उनके किनारे किनारे जो घर बने होते हैं वो कुछ चौक पट्टी प्रकार के होते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कि जहाँ पर दो सड़कें आपस में काटती हैं एक दूसरे को, ठीक है, इस तरह से जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को काटती हैं वो आपका चौक पट्टी प्रतिरूप होता है। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको कि जो इस प्रकार का शेप बनेगा वो चौक पट्टी प्रकार का होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो रैखिक प्रतिरूप है वह नदी, सड़क व नदी के किनारे बनता है। वृत्ताकार प्रतिरूप झील व तालाब के किनारे बनता है। वर्गाकार प्रतिरूप समतल मैदानी भागों में बनता है। चौक पट्टी रूप वहाँ पर बनता है जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को आपस में काटती हैं, यानी कि चौराहे पर बनता है आपका चौक पट्टी प्रतिरूप, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है, ठीक है।
चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर का कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है, आपको पता है कि दोस्तों कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। एक अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है बोत्सवाना, वहाँ पर है कालाहारी कालाहारी मरुस्थल। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, जनजातियों वाले चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल से इसे देखा भी था। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पिग्मी जो है वो कांगो बेसिन में, आपको याद रखना है, जो पिग्मी है वो कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, जो माओरी है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो तीसरी जनजाति कौन सी बनती है, बुशमैन। तो जो बुशमैन जनजाति है वो आपकी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है वो आपका सी है, यानी कि बुशमैन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जल अभाव, जल अभाव का मतलब जहाँ पर जल की कमी है। ठीक है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाएंगी। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अगर रहेंगे तो किस प्रकार की बस्तियाँ बना सकते हैं, पल्ली बना सकते हैं, प्रकीर्ण बस्तियाँ बना सकते हैं, गुच्छित बना सकते हैं, किस प्रकार की बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे आपका राजस्थान वाला एरिया है, जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर लोग दूर दूर बसे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है, तो लोग जहाँ पर पानी थोड़ा बहुत उपलब्ध है उन्हीं के आसपास रहेंगे। ठीक है, तो ये दूर दूर हैं। ठीक है, तो जो दूर दूर बस्तियां बसी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं। ठीक है, यानी स्कैटर्ड, यानी कि दूर दूर बसाव जब बस्तियों का होता है उसे स्कैटर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जल अभाव वाले क्षेत्र में प्रकीर्ण बस्तियां बसती हैं, यानी कि बी विकल्प इसका सही है। तो जहाँ पर जल अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी बस्ती बस सकती है, गुच्छित, यानी क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड होगी वहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपका बी नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो अधिवास होता है, यानी कि जो बस्ती होती है, उसकी लघुतम इकाई क्या हो सकती है। ठीक है, जो दोस्तों आपका आवास होता है उसकी लघुतम इकाई क्या होती है, इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके 4 विकल्प हैं, कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। कस्बा आपको पता है कि ये शहर के टाइप का ही होता है। नगर तो आपको पता ही है कि बड़ा होता है बहुत ज़्यादा। अब आप इसके बाद 2 विकल्प बचते हैं आपके, पल्ली और ग्राम। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो ग्राम होगा। ठीक है, सॉरी, पल्ली होगा दोस्तों। पल्ली का मतलब होता है दोस्तों हैमलेट, और हैमलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूर्वा होता है। ठीक है, तो जो अधिवास की लघुतम इकाई होती है वो होती है पल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको अधिवासों का क्रम बताए दे रहे हैं कि छोटे से बड़े की ओर क्या होता है। सबसे पहले पल्ली होता है, पल्ली को हम पूर्वा भी कहते हैं। ठीक है, पल्ली या पूर्वा, इसे इंग्लिश में हैमलेट कहते हैं। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर ग्राम होता है, तीसरे नंबर पर आपका नगरीय ग्राम होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, नगरीय ग्राम, ये तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आपका दोस्तों आता है कस्बा या टाउन, चौथे नंबर पर है कस्बा। पहले नंबर पर आपका पल्ली और पुरवा, दूसरे नंबर पर ग्राम, तीसरे नंबर पर नगरीय ग्राम, चौथे नंबर पर आपका कस्बा आता है। ठीक है, पाँचवें नंबर पर दोस्तों आपका आता है नगर या शहर, ये आपका 5वें नंबर पर आता है। इसके बाद आपका आता है महानगर। ठीक है, 6वें नंबर पर होता है आपका महानगर, जिसे आप इंग्लिश में मेट्रोपोलिस कहते हो, मेट्रोपोलिस।
ठीक है, 6वें नंबर पर है। और जो 7वें नंबर पर आता है वो आपका होता है वृहदनगर, वृहदनगर, जिसे आप कहते हो मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस। ठीक है, तो अब आप समझ गए दोस्तों कि छोटे से बड़े की ओर जो अधिवासियों का क्रम होता है वो सबसे पहले पल्ली या पुरवा होता है, इसके बाद ग्राम होता है, इसके बाद नगरीय ग्राम होता है, चौथे नंबर पर कस्बा होता है। ठीक है, और 5वें नंबर पर नगर या शहर होता है आपका। ठीक है, इसके बाद 6वें नंबर पर महानगर होता है और 7वें नंबर पर वृहदनगर यानी कि मेगालोपोलिस होता है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ऊपर से नीचे की ओर यानी अवरोही क्रम में लगाने के लिए भी दिया जा सकता है या आरोही क्रम में लगाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि जो मेगा नगर होता है, मेगा नगर को हिंदी में क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस। ठीक है, मेगा नगर या हिंदी में कहते हैं इसे वृहदनगर, वृहदनगर। ठीक है, इंग्लिश में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं। तो जो मेगालोपोलिस या वृहदनगर होते हैं उनकी जनसंख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ये होती है दोस्तों 50 लाख से कम। तो इसका जो सही विकल्प है आपका वो सी नंबर है। ठीक है, यानी 50 लाख से कम इनकी जनसंख्या होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। एसेन कहाँ है? यानी कि दोस्तों एसेन एक प्रकार की बस्ती है, यानी कह सकते हो आपको कि बस्ती को या अधिवास को एसेन कहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं दोस्तों जापान, रूस, जर्मनी और भारत। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों आपका सी नंबर है, यानी कि जो बस्ती या अधिवास है उसे जर्मनी में एसेन कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर का कि बाबा बूदन की पहाड़ी है, यानी कि बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ पर है? भारत में उसका आपको राज्य का नाम बताना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप अगर एटलस खोल कर बैठे होंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि एटलस में जो भारत का ज्योग्राफिकल मैप है उसमें पर्वत, पठारों और मैदानों को बहुत विस्तृत तरीके से दिखाया गया है, तो वहाँ पर तुरंत लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक में है बाबा बूदन की पहाड़ी और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और बेंगलोर को आपको पता है कि इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? तो बेंगलोर है। और विश्व का कौन सा है? तो कैलिफोर्निया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है। इसके बाद दोस्तों 62 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के आरंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? ठीक है, मिलियन सिटी का मतलब दोस्तों जिसमें जनसंख्या जो थी वो 10 लाख या 10 लाख से प्लस थी। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख ही होता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? 53, 41, 42 या 21? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो आपका है 53। ठीक है, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें पाया गया कि भारत में 10 लाख या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 53 हैं। ठीक है, तो ए विकल्प आपका सही है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अभी दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे डिस्क्राइब किया गया है आरी प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप और वृत्ताकार प्रतिरूप और चौकपट्टी प्रतिरूप। तो हमने उसमें बताया था कि जो झील और तालाब के चारों ओर जो बस्तियां बसेंगी या गांव बसेंगे वो कैसे होंगे? तो निहारकीय प्रतिरूप होगा। निहारकीय प्रतिरूप को आप कहोगे वर्गाकार प्रतिरूप भी कह सकते हो आप। ठीक है,
निहारकीय प्रतिरूप या वर्गाकार प्रतिरूप यहाँ पर बनते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये तो झील और तालाब के किनारे हो गया। तो अरीय प्रतिरूप कहाँ पर बनता है दोस्तों? अरीय प्रतिरूप बनता है, मान लीजिए कोई स्थान है यहाँ से चारों दिशाओं को मार्ग जा रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ से चारों दिशाओं की ओर मार्ग जाते हैं वहाँ पर जो प्रतिरूप बनता है उसे हम कहते हैं अरीय प्रतिरूप, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेडियल पैटर्न। ठीक है। या कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपका कानपुर शहर है, कानपुर शहर से जहाँ के लिए आपको पकड़ना है साधन, या जहाँ पर भी आपको जाना है यहाँ से आपको साधन अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका अरीय प्रतिरूप के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और दोस्तों नाभिकीय प्रतिरूप का मतलब होता है कि बीच में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ ज़्यादातर बस्तियाँ बसी हुई होती हैं, यानी कि न्यूक्लियर पैटर्न होता है आपका। ठीक है। इसे न्यूक्लियर पैटर्न भी आप कह सकते हो। इसके बाद तारा प्रतिरूप, जो तारा प्रतिरूप होता है दोस्तों वो भी चौकपट्टी प्रतिरूप का ही होता है। जहाँ पर सड़कें आपस में आकर के मिलती हैं वहाँ पर तारा प्रतिरूप बनते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक होता है तीरनुमा प्रतिरूप। तीर का आकार कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का तीर प्रतिरूप होता है। ठीक है। तो जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, जहाँ पर दो नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं या दो सड़कें आपस में मिलती हैं, तो इनके मध्य में जो बनता है आपका अधिवासों का प्रतिरूप बनता है वो होता है आपका तीरनुमा प्रतिरूप। तो ये भी आपको याद रखना है कि जहाँ पर दो सड़कें या दो नदियाँ मिलती हैं आकर, उनके बीच में जो प्रतिरूप बनता है उसे हम कहते हैं तीरनुमा प्रतिरूप। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? आयताकार आपको दोस्तों बताया है कि ये मैदानी भागों में पाई जाती हैं। ठीक है। पंखाकार प्रतिरूप जो दोस्तों होता है वो पाया जाता है आपका पर्वत के पाद प्रदेश में, यानी कि ये पर्वत हैं, इनके जो किनारे वाले भाग होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तारा प्रतिरूप आपको बताया कि जहाँ पर सड़कें आपस में आकर के मिलती हैं उन्हें तारा प्रतिरूप या चौकपट्टी प्रतिरूप कहते हैं। तो जो आपका एक विकल्प बचता है वो है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। ठीक है। तो जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ पर सीढ़ीनुमा प्रतिरूप बनते हैं। अब दोस्तों पर्वत आपको पता है कि कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसका जो ऊंचाई वाले भाग होते हैं उन्हें काट करके कुछ इस प्रकार की प्रतिरूप बनाए जाते हैं, यानी कि जनसंख्या ऐसे बसती है, तो इसे हम कहते हैं सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नदियों के डेल्टाई भागों में, नदियों का जो डेल्टाई भाग होता है वहाँ पर कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? ठीक है। डेल्टा आपको पता है कि जो एक नदी होती है वो जब अपने मुहाने पर गिरने वाली होती है तो वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो ये शाखाएं बढ़ जाती हैं तो इसे ही हम कहते हैं डेल्टा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार का प्रतिरूप पाया जाएगा? अरीय प्रतिरूप यानी कि तारानुमा प्रतिरूप पाया जाएगा, या चैकर बोर्ड या पंखा प्रतिरूप पाया जाएगा। तो दोस्तों जो नदियों के डेल्टाई भाग होते हैं वहाँ पर पंखाकार प्रतिरूप पाया जाता है, क्योंकि जैसे कि नदी है ये कई शाखाओं में बढ़ गई। ठीक है। तो इसका आप आकार देखोगे तो कुछ ये पंखे के समान ही होता है, तो यहाँ पर पंखानुमा प्रतिरूप पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो यहाँ पर पंखानुमा प्रतिरूप पाया जाएगा। ठीक है। दोस्तों अरीय प्रतिरूप आपको बताया गया है कि ये कहाँ पर पाया जाएगा, जहाँ से जिस स्थान से मार्ग चारों तरफ निकलते हैं यहाँ पर अरीय प्रतिरूप पाया जाता है। तारानुमा प्रतिरूप कहाँ पर पाया जाएगा? जहाँ पर सड़कें आपस में आकर के मिलती हैं उसे हम
पाया जाता है। ठीक है, तारा रूपा प्रतिरूप पाया जाता है। चेकर बोर्ड प्रतिरूप जो होता है वो लगभग मैदानी भागों में देखा जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो समानांतर गलियों को अन्य समानांतर गलियाँ लंबवत काटती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये गली गई है, ये भी गली गई है, ये भी गई है, इनको जब लंबवत सड़कें काटती हैं तो वहाँ पर चेकर बोर्ड प्रतिरूप बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।